कैसे हैं आप लोग। मैं हूं पीयूष बंसल और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल परिंदे पे। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के अंडर आने वाली सीडीएस एग्जाम के बारे में कि सीडीएस एग्जाम में कौन कौन से पोस्ट के लिए एग्जाम होता है और उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और उसमें सिलेबस क्या क्या होता है और कौन कौन से पेपर्स आते हैं। तो सीडीएस में पहले 4 पोस्ट के लिए एग्जाम होते हैं। ये तो मैं आपको पहले ये बता दूं, ये फर्स्ट पोस्ट होता है आईएमए, सेकंड होता है एनए, थर्ड होता है आपका एएफए और फोर्थ होता है ओटीए। तो आईएमए क्या होता है? आईएमए का मतलब होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, मतलब जो इंडियन आर्मी होती है उसमें ज्वाइन करने के लिए आपको आईएमए का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। और सेकंड होता है आपका एनए, जो कि होता है नेवल एकेडमी, इंडियन नेवी के लिए। जो भी आदमी इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं उन्हें यूपीएससी के अंदर आने वाले सीडीएस एग्जाम के थ्रू एनए को क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हो। थर्ड आता है एएफए विच मींस एयर फोर्स एकेडमी, मतलब जो भी इंडियन एयर फोर्स में जाना चाहते हैं उन्हें ये एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। और चौथा आता है आपका ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इसमें जो है ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है, जो कि बहुतों को पता होगा ओटीए चेन्नई बहुत ज्यादा फेमस है इस चीज के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं इन चारों पोस्ट के अंदर आने वाले पेपर्स के लिए। तो इन तीनों एग्जाम के लिए 3 पेपर होते हैं और ओटीए के लिए 2 पेपर होता है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें 2 पेपर इसमें 3 पेपर, तो मैं आपका ये भी डाउट क्लियर कर देता हूं कि इसके जो 3 पेपर होते हैं वो फर्स्ट पेपर होता है का इंग्लिश, सेकंड आता है आपका जीके और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका मैथ्स। और ओटीए में 2 पेपर जो होते हैं वो होता है फर्स्ट पेपर आपका इंग्लिश और सेकंड होता है आपका जीके। तो ओटीए के लिए जो अप्लाई करते हैं या जो अपने प्रेफरेंस में इसको डालते हैं उन्हें मैथ्स का पेपर नहीं देना पड़ता है। तो इसमें बात आती है प्रेफरेंसेस की। तो इसमें अगर आप इन तीनों में से किसी भी एग्जाम को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस डालते हो तो आपको तीनों पेपर के लिए एग्जाम देना पड़ेगा, तीनों पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस अपना ओटीए डाला है तो वो आपका फर्स्ट एंड लास्ट प्रेफरेंस हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैथ्स का पेपर नहीं होता है। इसीलिए अगर आप लोग जब भी फॉर्म फिल करना तो समझदारी से सोच समझ के फिल करना कि आपको इन तीनों के लिए जाना है या सिर्फ ओटीए के लिए जाना है। और अब मैं बात करता हूं इन सब की एज लिमिट के लिए कि आप लोग क्या क्या एज लिमिट है। तो सबसे पहले आते हैं नेवल की। नेवल एकेडमी के लिए आपकी एज होनी चाहिए 19 टू 22 ईयर्स ओनली। तो जो भी कैंडिडेट्स इस एज ग्रुप में आते हैं वो इंडियन नेवी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेकेंड आता है आपका एयरफोर्स एकेडमी, इसमें आपकी एज लिमिट है 19 टू 23 ईयर्स। जो भी इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी एज लिमिट ये होनी चाहिए। फोर्थ आता है आपका आईएमए, इसमें जो एज लिमिट है वो 19 टू 24 ईयर्स है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। और लास्ट आपका आता है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए, जिसमें एज लिमिट आपकी सबसे ज्यादा है 19 टू 25 ईयर्स। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इसमें फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। इन चारों पोस्ट में से सिर्फ एक ओटीए ऐसा पेपर है जिसमें फीमेल अप्लाई कर सकती है और उनकी भी एज लिमिट सेम ये कंसीडर की जाएगी। तो ये हो गया आपका एज लिमिट के लिए। अगर मैं इसकी क्वालिफिकेशंस के लिए बात करूं, एलिजिबिलिटी के लिए बात करूं, तो आईएमए और ओटीए इन दोनों पेपर के लिए आप नॉर्मल किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात जहां तक आई एनए की, नेवल एकेडमी के लिए आपको इंजीनियरिंग डिग्री इसमें कंपलसरी है इंडियन नेवी का फॉर्म भरने के लिए। और अगर आप एएफए के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 10+2 में मैथ या फिजिक्स से आपको मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, ये कंपलसरी है। और सेकंड, अगर आप इंजीनियरिंग डिग्री भी आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास नॉर्मल आपने ग्रेजुएट किया है बट 10+2 में आपका मैथ और फिजिक्स है तो भी आप इस चीज के लिए अप्लाई एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ओटीए के बारे में कि ओटीए में कौन कौन से पेपर्स होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश और जीके होते हैं। तो उसमें कितनी मार्क्स जो होती है क्वालिफाइंग होती है, टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं और इसमें क्या क्या सिलेबस है। तो ओटीए में मैंने आपको बताया था कि 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर आपका होता है इंग्लिश का,
सेकंड पेपर होता है आपका जनरल नॉलेज का, जीके का। तो इसमें टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं वो 120 होते हैं, और जो टोटल टाइम मिलता है आप लोगों को वो 120 मिनट्स होता है। 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे के पेपर होते हैं और 120 क्वेश्चंस होता है। और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स होता है ओटीए का वो होता है 100 मार्क्स के आपके इंग्लिश होता है और 100 मार्क्स का आपका जीके का पेपर होता है। और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो होती है वो 20 मार्क्स होती है। अब क्वालिफाइंग मार्क्स से हमें ये समझ में आता है कि हमें हर दोनों पेपर में मिनिमम 20 मार्क्स लाना है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, इसका जो ओटी का कट ऑफ है वो हर साल नॉर्मली 66 टू 78 या 80 तक वेरी करता है। तो अगर मैं लेके चलूं इस साल का कट ऑफ अगर 70 है, तो अगर मैंने जीके के पेपर में समझ लीजिए मैंने 60 मार्क्स स्कोर कर लिए, जीके के पेपर में मुझे 60 मार्क्स आ गए, बट इंग्लिश के पेपर में मुझे 11 मार्क्स आए। तो इस दोनों को अगर ऐड किया जाए तो ये 71 हो रहा है, मतलब मैं कट ऑफ तो क्रॉस कर रहा हूँ, बट क्वालिफाइंग मार्क्स मेरे इंग्लिश के पूरे नहीं हो पा रहे, मतलब मैं क्वालिफाई ही नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे 71 मार्क्स आके भी कोई फायदा नहीं है, आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर ओटीए एग्जाम। तो क्वालिफाइंग मार्क्स भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, और 20 मार्क्स कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप आराम से ला सकते हो। अब बात करते हैं थोड़ी इंग्लिश की। इंग्लिश में जो सिलेबस होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, ये कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग मार्क्स कहा जाता है इंग्लिश ही होता है। मतलब इंग्लिश में अगर आप 100 मार्क्स में से आपने अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लिया, ग्रामर वोकैबुलरी आपने अच्छा कर लिया, या थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट लगा लिया आपने, तो आपके 60 टू 70 मार्क्स इंग्लिश में कोई नहीं रोक सकता है। और ये बहुत अच्छा स्कोर होता है अगर आपने इसमें 60 टू 70 स्कोर कर लिया और आप जीके भी अच्छे से पढ़ के 40 टू 50 मार्क्स भी ले आते हो, तो टोटल मिला के ये आपके 100 या आपका 110 120 मार्क्स हो जाता है, जो कि आप आराम से क्वालिफाई कर जाते हो और आपके आगे इंटरव्यूज वगैरह के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा डेटा और नॉलेज है। तो अब हम बात करते हैं जीके में कौन क्या क्या सिलेबस होता है। तो जीके में सबसे पहले आपसे एसएसटी पूछा जाता है, जो कि नॉर्मल, और एसएसटी में आपके आते हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स या पॉलिटी भी इसको आप कह सकते हो, और इकोनॉमिक्स। ये 4 पेपर होते हैं जो कि आपके सोशल साइंस या फिर एसएसटी आप इसको कह सकते हो शॉर्ट में, जो पूछे जाते हैं। ये 4 चीज हैं। और इसके बाद साइंस से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें साइंस से अबाउट समझ लो आप 35 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। साइंस में आपका आ गया फिजिक्स भी आपको पढ़ना है थोड़ा सा, केमिस्ट्री में भी आपको थोड़ी सी ध्यान लगानी है, और बायो का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है ये मैं आपको भी बताऊंगा। और इसमें चौथा जो होता है, आपको डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी या न्यूज जो भी होता है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैं बता रहा था करंट अफेयर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, आप न्यूज़पेपर से पढ़ोगे या मैगजीन से पढ़ोगे, कहीं से भी आप डेटा कलेक्ट करोगे, तो उस डेटा को आप सीधा कंपेयर कर सकते हो अपने हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से या इकोनॉमिक्स से। आपने करंट अफेयर पढ़ा, कहीं जगह के बारे में पढ़ा, किसी प्लेस के बारे में पढ़ा, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ वहाँ पे डिजीज हो गया या कुछ भी पैंडेमिक वहाँ फैल गए, तो उससे आप वहाँ पे उसके एरिया के बारे में उसका ज्योग्राफी पढ़ सकते हो। उसके रिलेटेड जाके आपने उसके अंदर जाके उस प्लेस के बारे में पढ़ा, फिर किसी इंसिडेंट के बारे में बताया गया या कुछ भी पुराना एंशिएंट हिस्ट्री के लिए उसमें आया आपका करंट अफेयर में, तो उससे आप हिस्ट्री अपना कंपाइल कर सकते हो। साथ में जो भी पॉलिटिकल न्यूज आती है उससे अपना सिविक्स या पॉलिटी भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। उसके थोड़ा डीप नॉलेज लेना पड़ेगा आपको उसके लिए। और बाकी इकोनॉमिक्स का तो पता ही है आपको, जो भी इकोनॉमी है या रेवेन्यू है या जो ट्रेड होता है, जो भी इंडिया या फिर इंडिया से बाहर वर्ल्ड के साथ जो ट्रेड होता है वो सब आपको इकोनॉमिक्स में आता है, वो आप करंट अफेयर से उसको बहुत हद तक क्लियर कर सकते हो। तो ये चारों एसएसटी जो है आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। साथ में करंट अफेयर के लिए आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है न्यूज़पेपर। और साथ में आपका जो भी मैगजीन्स आते हैं, जो भी मैगजीन आप प्रेफर करो, एक मैगजीन चूज कर लो, उसे आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका करंट अफेयर आराम से क्लियर हो जाएगा। बाकी साइंस भी एक बार आप थॉरली पढ़ लेना तो ज्यादा टफ नहीं पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे इंग्लिश के सिलेबस के बारे में।
बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की। सबसे पहले आता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपका, फिर आता है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम, फिर थर्ड है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर आता है आइडियम्स एंड फ्रेजेस, फिर स्पॉटिंग एरर, और फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यूजेस ऑफ वर्ड्स और कॉम्प्रिहेंशन। तो इन सब के साथ साथ आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो कि है वो है आपका ग्रामर। को ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, साथ साथ आपको अपनी वोकैबुलरी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और इसमें से जो कॉम्प्रिहेंशन है और जो स्पॉटिंग एरर है, इन्हें आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आप देखो और आपको बहुत कम टाइम में ये दोनों जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये नहीं कि आप कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट कर दो। तो कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बाकी यूजेस ऑफ वर्ड्स ये आपको सीखने पड़ेंगे, और उसके लिए मैंने आपको बताया ग्रामर। और ग्रामर का बुक जो आप सब लोग जानते हो, बचपन से पढ़ते हो, और मार्टिन का जो ग्रामर का बुक आता है वो आपको सबसे अच्छा रहेगा अपनी ग्रामर को प्रिपेयर करने के लिए। बाकी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी आपको याद करने पड़ेंगे ऑन द डेली बेसिस। और जो नए वर्ड्स होते हैं जो डिक्शनरी से, वो आप रोज कम से कम 10 वर्ड्स तो आप पर डे याद करो, ताकि आपके एग्जाम टाइम तक बहुत अच्छे वर्ड्स का कलेक्शन आपके पास हो और आपको एंटोनिम सिनोनिम में दिक्कत नहीं हो। बाकी एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, राइट एंड राइट, ये आप ग्रामर अगर अच्छे से पढ़ लेते हो रेन मार्टिन की बुक, तो बहुत ज्यादा आपको आसानी होगी इन सब चीज को पढ़ने में और दिमाग में रखने के लिए। बाकी तो आपका इंग्लिश के सिलेबस का मैंने आपको जीके का सिलेबस बता दिया कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है। और जीके के सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको 6 से 12 तक की एनसीईआरटी सोशल साइंस की वो जरूर आप एक बार या 2 बार थोरली पढ़ो। उसके बाद आप कोई भी बुक अपना चाहो तो रेफरेंस के लिए उठा सकते हो, जो भी आपको पसंद आए। तो ये सब था आपका सीडीएस के अंडर आने वाली ओटीए एग्जाम के लिए। और ओटीए एग्जाम का मैं आपको, अगर आप क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन बेसिकली वो होता है जो 10 इयर्स का टेन्योर होता है आपके जॉब का, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जहाँ पे आप ऑफिसर्स को ट्रेन करते हो। उसके बाद आप जो है 4 साल का उसमें अपने टेन्योर को और बढ़ा सकते हो, कंटिन्यू सर्व कर सकते हो। मतलब टोटल आपका ये 14 इयर्स का जो है आप 14 इयर्स तक सर्व कर सकते हो। ये आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन में होता है। बाकी आईएमए वगैरह जो होते हैं वो परमानेंट जॉब होते हैं, परमानेंट सर्विस कमीशन होता है वो। तो आज तो हमने ओटीए के बारे में सबसे डिस्कस कर लिया। बाकी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आईएमए, एयरफोर्स और नेवल एकेडमी के बारे में भी बताऊंगा। तब तक के लिए सब लोग अच्छे से तैयारी करो, और जो मैंने ये सब सिलेबस बताया इंग्लिश का और जीके का, इनको तरीके से ध्यान से अच्छे से पढ़ो। एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आप एग्जाम आराम से क्लियर कर लोगे। तो आगे आने वाले वीडियो तक आप वेट करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करो, और अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।